Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 6, life processes. In previous video, we briefly discussed about the process of respiration, and respiration consists of two different mechanisms. One is breathing and next is cellular respiration. Breathing means inhale and exhale. Inhale oxygen and exhale carbon dioxide. And cellular respiration is the process in which oxygen bind with nutrient and break down nutrient and forms carbon dioxide, water and energy. Then we discuss parts of human respiratory system. We discuss about nostrils, nasal passage, pharynx, trachea and then lungs. We discuss about ribs and diaphragm, which helps in process of inhalation and exhalation. So students, today we will start part number 6, mechanism of respiration. मीन्स हमने पार्ट्स देख लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को देख लिया कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर हो रही है. मीन्स सभी गैसेस, उसमें मेनली ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, वो हमारी बॉडी में किस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई हमारे लंग्स तक पहुंच रही है. बट टुडे वी विल डिस्कस हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. मीन्स हमने जो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था, वन इज ब्रीथिंग एंड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन. तो किस तरह से ब्रीथिंग का प्रोसीजर होता है और किस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. एंड एज वी डिस्कस अर्लियर, व्हाट इज ब्रीथिंग? Inhalation of air and exhalation of air. Okay students, so first part is inhalation. Inhalation means taking in air. air को अपनी बॉडी में एंटर कराना. ठीक है, हमें पता है कि थ्रू नॉस्ट्रिल एयर विल बी एंटर इन अवर नेसल पैसेज. ठीक है, तो देखेंगे एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर. जो हेयर है, फाइन हेयर्स, वो से फिल्टर करेंगे एंड म्यूकस. ठीक है, तो फिल्टर्ड एयर हमारे नेसल पैसेज में एंटर करेगी. द एयर देन पासेस डाउन थ्रू द ट्रैकिया. और नेसल पैसेज से होती हुई, फेरिंक्स से होती हुई ये एयर कहाँ जाएगी? इट गोज इनटू trachea, and through trachea, when trachea divide into bronchus then bronchioles, it goes into lungs. Okay student, तो हमने ये तो देख लिया कि lungs के अंदर एयर पहुंच गई, लेकिन इसके लिए जो मैकेनिज्म है कि कैसे एयर अपने आप अंदर जा रही है, कैसे बाहर जा रही है, उसके लिए आपको समझना है ये डायग्राम. ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था रिब्स, हमारा जो लंग्स है वो चारों तरफ से रिब्स से कवर्ड है. मीन्स एक रिब्स का बना हुआ केज है, उसके अंदर हमारे लंग्स सिचुएटेड है. ठीक है, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी. ओके, तो ये चेस्ट कैविटी जो है इंक्रीज और डिक्रीज होती है. जो हमारे लंग्स हैं दे आर बैलून टाइप स्ट्रक्चर. बैलून की तरह वो स्प्रेड हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. तो जैसे ही ये चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी, उस लंग्स का साइज भी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो एयर फोर्सफुली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई कहाँ जाएगी? हमारे लंग्स के अंदर जाएगी. तो मीन्स मेन रोल क्या है? चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, एंड इट विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम. तो मैंने आपको बताया था लंग्स के चारों तरफ इस तरह से रिब्स है. देखेंगे किस तरह से ये मूवमेंट कर रही है, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही हैं. ठीक है, और जो डायफ्राम है, जो नीचे की मस्कुलर जो स्ट्रिप है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम, वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है. रिब्स आउटवर्ड एंड डायफ्राम डाउनवर्ड. जो हमारा डोम शेप का डायफ्राम था वो कैसा मूव कर रहा है? नीचे. इट गेट फ्लैटन. सो चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर ड्यू टू फ्लैटन डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स. रिब्स लिफ्ट हो रही है आउटवर्ड्स और डायफ्राम फ्लैट हो रहा है नीचे की तरफ, और उसके कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट? चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है. चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है तो लंग्स को स्पेस मिल रहा है एंड दे विल स्प्रेड आउट. वो स्प्रेड हो रहे हैं और उनके अंदर, क्योंकि पहले एयर कम थी तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, एयर कम है, तो एयर प्रेशर विल बी डिक्रीज. और उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एयर प्रेशर कैसा है? इट विल बी लार्जर देन चेस्ट कैविटी. तो क्या होगा? एयर अपने हाई प्रेशर से अपने आप लो प्रेशर की तरफ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगी? इट रीच अप टू लंग्स. ओके, सो एयर प्रेशर बिकम्स लो इन चेस्ट कैविटी. क्योंकि चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो गया, लंग्स का भी साइज इंक्रीज हो गया, दे विल स्प्रेड आउट एंड
air pressure decrease or we can say becomes low in chest cavity. To maintain this pressure, air is sucked into the lungs and fills in the alveoli. तो प्रेशर जैसे ही कम होगा हमारे चेस्ट कैविटी में, एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नॉस्ट्रिल, देन नेसल पैसेज, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स, इस पैसेज से होती हुई इट विल फिल इनटू आवर लंग्स एंड फाइनली इनटू एल्वियोलाइज. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो रिप्स का मूवमेंट है इसको आपको अच्छे से समझना है और इसको एकदम पिक्चर को दिमाग में फिट कर लेना है. रिप्स आउटवर्ड, डायफ्राम फ्लैटन. देखेंगे इस तरह से है, रिप्स बाहर जा रही हैं और डायफ्राम जो ऐसे था वो नीचे जा रहा है. तो क्या अंदर का स्पेस बढ़ रहा है? पहले रिप्स ऐसे थी और डायफ्राम इस तरह से था, अब रिप्स बाहर जा रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है. तो क्या ये कैविटी बढ़ गई? यस. अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं, रिप्स बाहर जा रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है, तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है. लाइक दिस डायग्राम, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है, एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. सो एयर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट fill into lungs and then alveoli. Okay student, so this is the mechanism of inhalation. तो अपने आप ही ये मूवमेंट चलता रहेगा हमारे रिप्स और डायफ्राम का और हमारे अंदर एयर सक होके कहाँ पहुँच जाएगी? इट गोज इनटू लंग्स. ओके स्टूडेंट, नाउ जब एयर लंग्स में एल्वियोलाई में फिल हो गई, तो मैंने आपको बताया था एल्वियोलाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज. यहाँ पे क्या होगा? गैस का एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स. तो जो भी एल्वियोलाई हैं, देखेंगे ये इस तरह की एल्वियोलाई हैं और उनके चारों तरफ क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स जो हैं इस टाइम अपनी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कलेक्ट करके लेके आ रही है. कहाँ? इनटू लंग्स. तो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाइज हैं उनके पास ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स में कौन सा ब्लड है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. ओके, और एल्वियोलाई के अंदर क्या है? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जबकि ब्लड के अंदर क्या है अभी? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे क्या ज़्यादा है ब्लड वेसल्स में? कार्बन डाइऑक्साइड. और एल्वियोलाई में इस टाइम किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? ऑक्सीजन की. तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. तो डिफ्यूज़न में क्या होता है? सबस्ट्रेट मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. तो एल्वियोलाई में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? ऑक्सीजन की. तो ये कहाँ जाएगी? इट विल गोज इनटू ब्लड, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? हमारी ब्लड वेसल्स में. सो इट गोज इनटू एल्वियोलाई लाइक दिस. देखेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ब्लड वेसल्स में आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ब्लड वेसल्स से कहाँ जा रहे हैं? एल्वियोलाई में. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स. ओके, सो ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम एल्वियोलाई. ऑक्सीजन को किसने ले लिया? ब्लड ने. ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फिल हो रहा है, जो ब्लड रन हो रहा है, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले लेगा. कहाँ से? फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल्स. कहाँ चली जाएगी ऑक्सीजन? ब्लड वेसल्स में. ओके, एंड ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वियोलाई दैट ब्रिंग्स फ्रॉम द होल बॉडी. और ब्लड क्या करेगा? जो होल बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाया उसको कहाँ रिलीज कर देगा? इनटू एल्वियोलाई. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था उसमें से सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई? एल्वियोलाई में. और सारी जो ऑक्सीजन हमने बाहर से ली थी उसमें अदर गैसेस का भी कुछ परसेंटेज है, पर उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारा ब्लड लेगा. ओके, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस. ओके, तो ऑक्सीजन कहाँ चली गई? ब्लड वेसल्स. मीन्स हमारा ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच स्टेट में था अब कैसा हो गया? ऑक्सीजन रिच स्टेट, और वी कैन से ऑक्सीजनेटेड. यानी ब्लड का क्या हो गया? यहाँ ऑक्सीजनेशन हो गया. और वी कैन से ब्लड का जो इम्प्योर ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वी कैन से प्योर ब्लड. सो गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलाई. कहाँ होता है? एल्वियोलाई में. ठीक है, और एल्वियोलाई की जो स्ट्रक्चर होती है बैलून लाइक, वो सरफेस एरिया को काफ़ी इंक्रीज कर देती है ताकि मैक्सिमम गैस एक्सचेंज हो सके. ओके स्टूडेंट, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एल्वियोलाई से एंटर हो रहे हैं हमारी ब्लड वेसल्स में. ये हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें आपको सेल्स दिखाई दे रही है ब्लड की. और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स
ब्लड वेसल्स से जा रहे हैं एल्वियोलाई में। ओके स्टूडेंट्स, तो लंग्स के अंदर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं और ब्लड वेसल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई। अब मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो सिर्फ लंग्स में ही अभी ऑक्सीजन आई है, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई के पास जो ब्लड वेसल्स थी, उस ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन फिल हो गई है। अब इस ऑक्सीजन को हमें पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना है। इट इज़ डन बाय हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन इन ब्लड, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। It takes up oxygen and carries it to tissue which are deficient in oxygen. तो ये ब्लड के अंदर जो RBCs है और RBCs के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, that will bind oxygen and carries it to different cells and tissue. जहाँ पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पे ये उसको कैरी करेंगे। एंड वी विल डिस्कस इट इन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे तब भी हम इस चीज़ को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल्स इन बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ह्यूमन बीइंग में कौन है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, बाकी अदर ऑर्गेनिज्म में हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ओके, एंड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर, तो यहाँ पे दो चीज़ें काम कर रही है, एक तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड डिफ्यूजन प्रेशर, दोनों की हेल्प से जो हमने इनहेल की है ऑक्सीजन वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि बाहर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में फिल हुई, और इसके लिए किसने हेल्प किया, हमारे रिब्स और डायफ्राम ने, क्योंकि जब रिब्स आउटवर्ड्स लिफ्टेड होती हैं ड्यू टू इंटरकॉस्टल मसल, रिब्स का मूवमेंट के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जो उनको आउटवर्ड और इनवर्ड इस तरह से मूवमेंट कराती हैं। तो जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ribs moves outward and diaphragm moves downward and chest cavity will increase and oxygen and other gases also air is taken up by respiratory tract and it goes into lungs. Okay, and then gases exchange takes place between alveoli and blood vessels. ब्लड वेसल्स में बॉडी से पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था उसको कलेक्ट करके लाई थी वेव्स एंड इट विल गोज इनटू लंग्स। फाइनली वो कहा जाता है लंग्स में। हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में डीपली अभी पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन हर सेल में जाएगी और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसीजर होगा तो क्या फॉर्म होगा, एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर भी तो एक्सहेल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, एक्सहेलेशन। तो हमने ये तो देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन्स के थ्रू हमारे लंग्स में आ गई है, पहले हार्ट में जाती है, देन इट विल गोज इनटू लंग्स, और लंग्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उन्होंने सारी CO2 किसको दे दी, एल्वियोलाई में। अब उसको लंग्स से बाहर भी एक्सहेल करना है ताकि हम दोबारा से इनहेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन कैसे होगा, फर्स्ट CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि CO2 ब्लड के अंदर कैसे आई। तो CO2 जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसमें डिजॉल्व रहती है, और बॉडी के सभी पार्ट जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वहाँ से CO2 इस ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में कहाँ पहुँच जाती है, हमारे लंग्स में पहुँच जाती है। एंड फ्रॉम ब्लड CO2 पासेस टू द एल्वियोलाई। इतनी चीज़ हम गैस एक्सचेंज में पढ़ चुके हैं कि CO2 एल्वियोलाई के अंदर आ गई है फ्रॉम ब्लड। From blood it passes into alveoli through the process of gaseous exchange between alveoli and blood vessels. Okay student, तो हमने ये तो देख लिया कि blood vessels में से सारी CO2 जो भी blood vessels कलेक्ट करके लाई थी हमारी होल बॉडी से, it goes into alveoli। कहाँ चली गई है, हमारी alveoli में। ओके, अब हमें क्या करना है, एयर को एक्सहेल करना है, वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जैसे हमने इनहेल किया था सेम उसी ट्रैक्ट से हमें एक्सहेल करना है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, पहले चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुई थी, अब होगा डिफरेंट मैकेनिज्म। ओके, तो अगेन इस पिक्चर को देखेंगे, मैंने बताया था रिब्स आउटवर्ड लिफ्ट होती है उसके बाद इनवर्ड। तो अब हम बात करें एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, जो हमारी रिब्स हैं इट मूव्स इनवर्ड, ये अंदर की तरफ कंप्रेस होंगी,
और जो डायफ्राम जो नीचे इस तरह से स्ट्रेट हो गया था, ये अगेन रिलैक्स पोजीशन में डोम शेप का हो जाएगा। मीन्स ये इस तरह से स्ट्रेट हो गया था, अब ये वापस से डोम शेप का हो जाएगा, देखेंगे इस तरह से। ओके और रिब्स जो है अंदर की तरफ मूव हो रही है, ये वाली जो पोजीशन है जिसमें रिब्स अंदर मूव हो रही है और डायफ्राम हमारा अपवर्ड मूव हो रहा है, तो क्या चेस्ट कैविटी शॉर्टर हो जाएगी, चेस्ट कैविटी की साइज डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, लंग्स की साइज भी रिड्यूस होगी, ठीक है, बैलून लाइक। तो जब लंग्स की साइज रिड्यूस होगी, एयर प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और एयर प्रेशर से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई कहाँ चली जाएगी, इट विल मूव्स इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और यही तो एक्सहेलेशन है। तो देखेंगे चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स। रिब्स क्या है, अब रिलैक्स पोजीशन में आ रही है। एंड डायफ्राम, डायफ्राम भी जब डोम शेप का हो जाएगा तो ये उसकी रिलैक्स पोजीशन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको पूरा प्रोसेस याद रहता है लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि डायफ्राम कब तो रिलैक्स पोजीशन में था और कब स्ट्रेन पोजीशन में था। तो जब इनहेलेशन का प्रोसेस हुआ था, हमारी रिब्स आउटवर्ड मूव हुई थी और डायफ्राम नीचे मूव हुआ था, तब वो एक स्ट्रेन की पोजीशन में थे, डायफ्राम एक स्ट्रेन की पोजीशन में था। और जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स थी जो रिब्स को आउटवर्ड कर रही है, वो भी एक तरह की स्ट्रेन की पोजीशन में थे। लेकिन जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा, रिब्स अंदर की तरफ मूव होंगी, तो हमारी जो इंटरकॉस्टल मसल हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, वो भी रिलैक्स पोजीशन में होंगी और हमारा डायफ्राम भी रिलैक्स पोजीशन में होगा। कौन से प्रोसेस में, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। सो रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम एंड चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड। चेस्ट कैविटी कैसी हुई, कंप्रेस्ड हो गई, छोटी हो गई और एयर प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया एंड एयर थ्रोन आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखेंगे एयर फोर्स आउट ऑफ लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। इस पिक को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। रिब्स आउटवर्ड मूव्स हो रही हैं, डायफ्राम नीचे मूव हो रहा है, डाउनवर्ड। रिब्स आउटवर्ड मूव्स हो रही हैं और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव हो रहा है एंड चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है। दैन एयर सक इनटू लंग्स, उस पोजीशन में एयर क्या होगी, लंग्स में अंदर फिल होगी थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दिस इज प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। और इसका अपोजिट प्रोसेस है व्हेन रिब्स गोस इनसाइड और वी कैन से इनवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव हो रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। चेस्ट कैविटी विल रिड्यूस और वी कैन से कंप्रेस एंड एयर फोर्स आउट ऑफ लंग्स टू एटमॉस्फेयर, और एयर अपने आप ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर की तरफ मूव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इनहेलेशन, देन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्सहेलेशन थ्रू कंप्रेशन ऑफ चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये पूरा प्रोसेस क्या है, ब्रीथिंग है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि पहले हमने एयर को फिल किया, फिर हमने एयर को एक्सेल किया, तो क्या जब हम एक्सेल कर रहे थे तो हमारे लंग्स पूरे ब्लैंक हो जाएंगे, पूरे खाली हो जाएंगे, या उसमें कुछ एयर बचेगी? तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे लंग्स पूरी तरह से ब्लैंक हो गए, ठीक है, कुछ ना कुछ एयर का वॉल्यूम उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम के फॉर्म में रहता है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर टेकन इन एंड लेट आउट, एयर को हम टेक इन कर रहे हैं एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। उसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरह हमने एयर को एक्सेल कर दिया, थोड़ी सी एयर उसमें फिल रहती है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, ताकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाए। सो लंग्स हैव ऑलवेज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, ब्रीथिंग साइकिल चलता रहता है और रेसिडुअल वॉल्यूम जो है लंग्स में वो एयर का प्रेजेंट रहता है। ओके स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन इज, जो हमने ऑक्सीजन को इनहेल करके ले लिया, गैस एक्सचेंज होकर के वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड वेसल्स में चली गई, ठीक है, अब उस ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी करना है। ओके, तो इन ह्यूमन बीइंग दिस इज डन बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर कोई सिंपल बॉडी डिज़ाइन का ऑर्गेनिज्म होगा तो इसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है और जो सभी बॉडी पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करना है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ही हो जाएगा। बट ह्यूमन बीइंग क्या है, एक
कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिर्फ डिफ्यूज़न से ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन आपकी सभी सेल्स तक पहुंच जाए, ठीक है। सिर्फ डिफ्यूज़न से अगर हम पहुंचाने लगेंगे तो सालों लग जाएंगे और पूरी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। तो डिफ्यूज़न का प्रोसेस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, द डिफ्यूज़न प्रेशर alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the बॉडी। तो अगर बॉडी साइज लार्ज है एज लाइक ह्यूमन बीइंग, तो डिफ्यूजन प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता कि उससे हम पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकें, ठीक है। इंस्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर in the lungs and carried it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it। तो यहाँ पे काम कौन करेगा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। इट विल बाइंड विद ऑक्सीजन एंड कैरिड इट इन फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है और एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस भी करने वाले हैं व्हेन वी डिस्कस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। तो वो इसको बाइंड करके कैरी करके एक फास्ट स्पीड से सभी सेल्स को सप्लाई करता है। और ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट? इट इज हीमोग्लोबिन। सो इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से इसकी एफिनिटी, इसकी बॉन्डिंग बहुत हाई कैपेसिटी की, ओके। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कार्पसेल्स, जो हमारा ब्लड है उनमें आरबीसीज प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ऑक्सीजन जो एल्वेलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में ली एंड इट विल ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन टू ऑल बॉडी सेल्स, सभी बॉडी सेल्स तक थ्रू हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। देन ऑक्सीजन रीच इनटू सेल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। आफ्टर दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस एंड दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी उसको भी हमारी बॉडी से एक्सहेल करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है? वो टॉक्सिक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए पहले हमें कहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा? लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ तक पहुँचाना। So we have to carry carbon dioxide from whole body to the blood vessels present in lungs, so that gas exchange takes place between blood vessels and alveoli। जो alveoli है और blood vessels है उनके बीच में गैस एक्सचेंज होगा, तो उसके लिए पहले बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके कहाँ लाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमारी लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वहाँ लाना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा थ्रू प्लाज्मा, okay। plasma is a liquid part of blood and it is made up of water molecules, mainly ये water से मिलकर बना होता है। तो जो प्लाज्मा है जिसके अंदर 90% वाटर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वाटर में इजीली सॉल्यूबल है, सो इट विल ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा। तो ये हमारे प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के, या प्लाज्मा के अंदर वाटर है उसमें डिजॉल्व होकर के हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी, ओके स्टूडेंट्स। तो देखेंगे carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood, ओके स्टूडेंट। तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है। वी ब्रीफली डिस्कस दिस टॉपिक इन सर्कुलेशन, ओके। तो अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि गैस एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ पूरी बॉडी में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जो हमारे प्लाज्मा है उसमें डिजॉल्व होकर के लंग्स तक पहुंचती, ओके स्टूडेंट। तो हमारे जो फर्स्ट जो प्रोसीजर था ब्रीथिंग, वो हमने समझ लिया किस तरह से होता है। नाउ द सेकेंड प्रोसीजर इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ओके। सो मैकेनिज्म ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होता है? मीन्स ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को किस तरह से ब्रेक डाउन करती है, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन किस किस टाइप का होता है? वन इज एरोबिक एंड सेकेंड इज anaerobic. So there are two type of cellular respiration. One is aerobic and second is anaerobic. What is mean of aerobic and anaerobic? नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा है। aerobic means in presence of air. जब भी मैं एयर की बात करूँ it means I am talking about oxygen. Okay, so aerobic respiration takes place in presence of oxygen and anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. ओके स्टूडेंट, तो दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है?
दोनों प्रोसेस में न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होगा, लेकिन जो एरोबिक प्रोसीजर है उसमें जो न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होगा इट विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन anaerobic respiration breakdown of nutrient occurs in absence of oxygen. ओके स्टूडेंट, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, दोनों प्रोसेस में कैसे कैसे एनर्जी फॉर्मेशन होता है और दोनों प्रोसेस में कहाँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं. ओके स्टूडेंट, सो द फर्स्ट टाइप इज एरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट यूज ऑक्सीजन in order to break down respiratory substrate which releases energy. Okay, means रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो न्यूट्रिएंट है उसका ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है एंड इट रिलीज एनर्जी. सो इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है. ओके, तो इसमें क्या रिलीज होगी, एनर्जी. ठीक है, किससे रिलीज होगी, न्यूट्रिएंट जो है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसका ब्रेकडाउन होने से. और जनरली हम जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लेते हैं वो क्या है, ग्लूकोज. ओके, सबसे पहले हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है. सो व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इट विल फॉर्म 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. कितनी एनर्जी बनेगी, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर रिलीज फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन. जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा कितनी एनर्जी बनेगी, 38 ATP. ओके स्टूडेंट, एंड दिस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप. 2 स्टेप में ये होता है, वन इज ग्लाइकोलाइसिस विच अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड इज क्रेब्स साइकिल विच अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो देखेंगे इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म विच इज ग्लाइकोलाइसिस. साइटोप्लाज्म के अंदर कहाँ कौन सा पार्ट होगा, ग्लाइकोलाइसिस. एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा स्टेप होगा, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल ऑफ द सेल. सो स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ATP का इट विल फॉर्म इन क्रेब्स साइकिल. ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी कौन से साइकिल में बनती है, कौन से स्टेप में बनती है, क्रेब्स साइकिल में. एंड इट विल अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, 38 ATP मॉलिक्यूल्स बने एंड ये 2 स्टेप में हुआ. वन इज ग्लाइकोलाइसिस विच अकर इन साइटोप्लाज्म एंड वन इज क्रेब्स साइकिल विच अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया. एंड हेयर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ glucose take place. It involves complete breakdown of glucose molecule into CO2 and water. Means क्या होगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और इट विल कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे रिएक्शन. फर्स्ट, ग्लूकोज in the process of glycolysis which occurs in cytoplasm convert in pyruvic acid. पहले किस में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज, पायरुविक एसिड. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं 6. ओके, और जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल होता है इट विल कंटेन 3 कार्बन एटम. इसमें कितने होते हैं कार्बन के एटम, 3. ओके, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में. Then pyruvic acid during Krebs cycle which occur in mitochondria convert into carbon dioxide, water and energy and 38 ATP energy formed. Okay student, so it is complete process of aerobic respiration. Okay student, second is anaerobic respiration. ये कब होगा, in absence of oxygen. तो देखेंगे it is a process of cellular respiration that takes place in absence of ऑक्सीजन. ओके, जबकि एरोबिक का हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे क्या होगा, एरोबिक में हमारा जो ग्लूकोज था उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता, बट यहाँ पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा. सो देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड लिटिल एनर्जी इज रिलीज. एनर्जी कैसी बनेगी, कम अमाउंट में बनेगी, लेस अमाउंट में बनेगी क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं हो रहा है. ओके स्टूडेंट, तो जो हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन था वो कहाँ हो रहा था, 2 स्टेप में हो रहा था, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था. बट ये जो स्टेप है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है एंड इट विल अकर इन साइटोप्लाज्म ओनली. तो देखेंगे लेस एनर्जी बन रही है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर रिलीज. इसमें कितनी एनर्जी बन रही है, 2 मॉलिक्यूल्स, जबकि हमारे एरोबिक में कितनी बनी थी, 38 ATP. ओके, ब्रेकडाउन ऑफ एवरी ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक कंडीशन में ब्रेकडाउन होता है, सो देन इट विल फॉर्म
2 molecules of ATP and it takes place in cytoplasm. So students, anaerobic respiration cytoplasm में होता है. ओके, अब anaerobic respiration को भी हम 2 conditions में देखेंगे. Generally it will occur in yeast and some bacteria, anaerobic bacteria, but sometimes it occurs in our muscle cells. Okay, so students, होता क्या है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, हम कुछ बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं बहुत फास्ट, बहुत देर से लगातार, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके लिए कंज्यूम कर रहे हैं. और एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या रहा है, हम जल्दी जल्दी ब्रीथिंग कर रहे हैं और एनर्जी हमारी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है और वो क्या कर रही है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रही है और एनर्जी रिलीज़ कर रही है. लेकिन एक सिचुएशन आती है जब हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई उस रेट से नहीं हो पाता है. मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई उससे थोड़ी कम है. एट दिस सिचुएशन कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट अकर. तो ऐसे में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा. ठीक है, तो कैसे होगा देखेंगे स्टूडेंट. इन मसल सेल ग्लूकोज इन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, पहले कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस. किस में होता है, ये साइटोप्लाज्म में, और ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में. तो ये वाला स्टेप तो एज इट इज़ होगा क्योंकि इस स्टेप में ऑक्सीजन की इतनी नीड नहीं होती. लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है पायरुविक एसिड, जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है. लेकिन अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है. सो देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या होगा, जो आगे का ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड का, इट विल अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल. ठीक है, ये मसल सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा. एंड पायरुविक एसिड डिकम्पोज इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. ठीक है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन तो है नहीं कि हम उसको कंप्लीट ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और 38 ATP एनर्जी बना सकें. तो क्या होगा, एनर्जी तो हमें चाहिए ना. तो दूसरा पाथवे यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा और पायरुविक एसिड विल डिकम्पोज इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे कम अमाउंट में बन रही है लेकिन बन तो रही है. ठीक है, तो ऐसे टाइम में क्या होगा हमारी बॉडी में, क्योंकि एनर्जी सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी कम है, इसलिए कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होकर के उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होकर के लैक्टिक एसिड और थोड़ी बहुत एनर्जी को बनाया जा सकता है ताकि हम उस काम को कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, आप जब बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं बहुत देर तक, तो क्या होता है, आपके हाथ पैरों में, आपके मसल्स में पेन होता है. ठीक है, किसके कारण होता है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड. ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, इट कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स. ठीक है, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स. तो इसके कारण हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है. फिर हम क्या करते हैं, हम रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करते हैं तो वापस से एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस चालू होता है और लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP, और ज़्यादा एनर्जी हमें मिल जाती है. ठीक है, क्योंकि हमारी डिमांड कम हो गई, हम रेस्ट करने लग गए, तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाएगा और हम रेस्ट कर लेंगे और हमारी जो फटिक थी, जो थकान थी, वो अपने आप ही दूर हो जाएगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होगा फास्ट और ऑक्सीजन वापस से हमें सप्लाई में मिलती रहेगी और एनर्जी हमारी बॉडी में फॉर्म होगी. तो क्या होगा, हमें बहुत रिलैक्स फील होगा. तो क्या करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो क्या कहते हैं सब, कि थोड़ा रेस्ट करो, आराम दो, ताकि हमारी बॉडी में वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो हुआ था वो ख़त्म हो और पूरी तरह से हम एरोबिक रेस्पिरेशन करें. या फिर आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि कभी आप बहुत ज़्यादा, आपके हाथ पैरों में दर्द हो, आपने बहुत एक्सरसाइज की हो, तो आप हॉट वाटर से बाथ ले लीजिए. ठीक है, क्या होगा उससे, अगर हम थोड़े हॉट वाटर से बाथ लेंगे तो क्या होगा, हमारा उस वार्म जो वाटर है उससे क्या होगा, हमारा सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी फास्ट रेट से होगा और उससे क्या होगा, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा और उससे हमको एनर्जी सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा. ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन इन और मसल सेल्स. बट इट ऑल्सो अकर इन सम एनारोबिक बैक्टीरिया एंड यीस्ट. ओके, सो इन यीस्ट सेल वहाँ पे क्या होता है, वहाँ हमेशा ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है.
ठीक है। हमारी बॉडी में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और समटाइम जब हैवी एक्सरसाइज होती है, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होती है, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। लेकिन यीस्ट सेल और जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उनके अंदर हमेशा ही कौन सा प्रोसेस होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसे होगा देखेंगे। ग्लूकोज फर्स्ट प्रोसेस सेम है, ग्लाइकोलाइसिस होगा इन साइटोप्लाज्म एंड इट कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। ओके, यानी पार्शियल ब्रेकडाउन हो गया। जो 6 एटम थे ग्लूकोज के अंदर, अब ये कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड, जिसके अंदर कार्बन के कितने एटम है, 3 एटम है। ओके, पार्शियल ब्रेकडाउन हो गया। नाउ पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं ये रेस्पिरेशन, इन साइटोप्लाज्म, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म, इट विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ कार्बन के कितने एटम थे, C3, इथेनॉल में कितने हैं, C2। तो ब्रेकडाउन कैसा हुआ है, इनकम्प्लीट। और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना है, एनर्जी। कितनी बनी है, 2 ATP, मीन्स लेस एनर्जी, कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो यीस्ट सेल में होता है, ये क्या होता है, फर्मेंटेशन। जब आप इडली का बैटर बनाते हैं उसमें, है ना, तो आप क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, कुछ आप इनो वगैरह डालते हैं, तो आप देखते हैं वो धीरे धीरे स्वेल अप हो जाता है ना, ऊपर आ जाता है, और उसमें हल्की हल्की सी स्मेल भी आती है। तो वहाँ कौन सा प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन। और उसमें क्या रिलीज होती है, CO2, और उसी के कारण वो ऊपर आ जाता है, और इथेनॉल के फॉर्मेशन के कारण हमें थोड़ी सी स्मेल भी आती है। ओके स्टूडेंट, सो हमने ये देखा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के भी हमने मसल सेल और ये सेल में 2 अलग अलग पार्ट्स देखेंगे। इसको अब हम समराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ग्लूकोज, सबसे पहले किसका ब्रेकडाउन करना है, ग्लूकोज का। कौन सा प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलाइसिस। चाहे हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, फर्स्ट स्टेप सेम होगा, ग्लाइकोलाइसिस। इट विल अकर इन साइटोप्लाज्म एंड ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज के अंदर कार्बन के कितने एटम थे, 6, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। और किस में कन्वर्ट हो गया ये, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट, C3H6O3। तो यहाँ कार्बन के कितने एटम है, 3। ओके, नाउ पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन 2 टाइप से हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है इट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, इट विल गोज इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रेब्स साइकिल विल अकर। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कौन से प्रोसीजर से होगा, क्रेब्स साइकिल से। एंड पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू CO2, वाटर and 38 ATP of energy. ओके, अब हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा। इट विल अकर इन 2 सिस्टम, 2 तरीके से हो सकता है, इन यीस्ट सेल, या तो ये यीस्ट सेल में होगा, या फिर ये कहाँ होगा, इन आवर मसल सेल। इफ इन मसल सेल्स, अगर मसल सेल्स के अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP energy. Okay, and if it occur in yeast cell, or we can say anaerobic bacteria, pyruvic acid convert into ethanol, carbon dioxide and 2 ATP. Okay student, तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है जो हमारा जो ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन के 3 पाथवे को डिस्क्राइब करता है। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन में आता है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के जो डिफरेंट पाथवे हैं उनको समझाइए, तो इस फ्लो चार्ट से आप उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, हमने सेपरेटली इनको डिस्कस कर लिया है, अब हम इजीली इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है इनके डेफिनेशन में, ये एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट presents in oxygen and it will occur in absence of oxygen. Okay, next point is complete breakdown of glucose takes place to form carbon dioxide and water. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ था, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ था, और क्या फॉर्म हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। सो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस टू फॉर्म अल्कोहल और लैक्टिक एसिड।
ठीक है। अगर हम बात करें यीस्ट सेल की तो क्या बनेगा, अल्कोहल, और अगर हम बात करें मसल सेल की तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। एंड CO2, और किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 का। देन थर्ड पॉइंट इज इट अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, प्लांट या एनिमल सेल में। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एनारोबिक बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स सेल। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, या तो एनारोबिक बैक्टीरिया में या ह्यूमन मसल सेल्स में, और वी कैन से यीस्ट में भी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हमने देखा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 स्टेप में होता है, और वन इज ग्लाइकोलाइसिस एंड वन इज क्रेब्स साइकिल। अब ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड क्रेब्स साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन कौन से पार्ट्स में होता है ये, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है, पूरी तरह साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर जनरेटेड। यहाँ पे ATP कितने बन रहे थे, 38, जबकि हमारे एनारोबिक में कितने ATP बनते हैं, ओनली 2 ATP। सो फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर generated. Okay student, so these are the difference between aerobic and anaerobic respiration. Okay students, now हमने यहाँ पे देखा जो एनर्जी फॉर्म हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है स्टूडेंट, ATP में। तो देखेंगे स्टूडेंट, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। तो जैसे ही एनर्जी बनती है उसको एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में काम में ले लिया जाता है, जिस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एंड इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ अवर सेल। तो हमारी एनर्जी करेंसी क्या है, ATP। इस फॉर्म में ये एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रहती है, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। तो पहले ये ATP की फॉर्म में स्टोर हो गई, और जब हमें एनर्जी चाहिए होगी किसी प्रोसेस में, इस ATP से हम उस एनर्जी को यूज़ कर लेंगे, यानी ये हमारा एनर्जी फ्यूल है। तो ये ATP है क्या स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेस है, उससे 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बॉन्ड होते हैं। तो देखेंगे ATP इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP। यानी जैसे ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी निकली, उस एनर्जी को हमने क्या किया, यूज़ किया फॉर्मेशन ऑफ ATP में। यानी जो ADP था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, यानी पहले उसमें 2 फॉस्फेट ऐड थे, अब हमने उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ऐड कर दिया, किसको यूज़ करके, जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, और उसको ATP की फॉर्म में हमने स्टोर कर लिया। तो क्या हुआ, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी ADP को हमने किससे बॉन्ड किया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो देखेंगे स्टूडेंट, ADP इट विल बाइंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये क्या हमारा फॉस्फेट है, और उसको हमने क्या यूज़ किया, एनर्जी यूज़ की। इनकी बॉन्डिंग के लिए हमने किसको यूज़ किया, एनर्जी को, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ADP से, ये बॉन्ड से फॉस्फेट जुड़ गया है, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू ATP। मीन्स अगर मैं कहूँ ये एडेनोसिन है, तो पहले इससे 2 फॉस्फेट ऐड थे, अब इसमें एक और फॉस्फेट ऐड हो गया यूजिंग एनर्जी। ठीक है, तो जब भी हमें एनर्जी चाहिएगी तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और एनर्जी जो रिलीज होगी उससे हमारी सेल्यूलर एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ओके, सो एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP। तो जब हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड होगी तो हम क्या करेंगे, ATP को ब्रेक डाउन करके, इसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेंगे, तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे। तो कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी को यूज़ करके कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। टू ड्राइव द रिएक्शंस, तो कोई भी रिएक्शन अगर हमारी बॉडी में होनी है जिसमें एनर्जी की डिमांड है, उसमें हम क्या करेंगे, ATP को यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, जब ATP में से जो फॉस्फेट लिंकेज ब्रेक डाउन होगा उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। ठीक है, ATP का जो टर्मिनल फॉस्फेट है, जो हमारा जो लास्ट वाला फॉस्फेट है
इस तरह से ये है टर्मिनल फॉस्फेट, इसको हम जब ब्रेक डाउन करेंगे यूजिंग वाटर तो क्या होगा, इससे एनर्जी रिलीज होगी। द एनर्जी इक्विलेटेड 30.5 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल एटीपी से अगर हम इन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी बन रही है, 30.5 किलो जूल इज रिलीज। ओके, तो इतनी अमाउंट में हमें एनर्जी मिल जाती है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी हैड कंप्लीटेड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सबसे पहले हम इसको समराइज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले हमने ब्रीथिंग को डिस्कस किया। इन ब्रीथिंग फर्स्ट स्टेप इज इनहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन एयर सक्ड इन nostril and through respiratory tract, and during this process ribs moves outward and diaphragm moves downward. Chest cavity will increase, air pressure will reduce and air forcefully enter in our lungs. Okay students, तो इस प्रोसेस से हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है और एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में फिल हो जाती है। देन gas exchange takes place between alveoli and blood vessels. From alveoli oxygen goes into blood vessels and carbon dioxide from blood vessel goes into alveoli through diffusion. Okay students, then process of exhalation. In process of exhalation ribs moves inwards and diaphragm moves upward. डायफ्राम कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, एंड चेस्ट कैविटी विल रिड्यूस इन साइज एंड air forcefully push out from our body through respiratory tract. Okay student, ये हमने देखा process of breathing. After gas exchange, oxygen bind with hemoglobin and transport in all our body, and carbon dioxide in dissolved form in plasma transport in our body. Then we discuss process of cellular respiration. It is of two types, one is aerobic respiration and one is anaerobic respiration. Aerobic respiration occurs in presence of oxygen. In this process 38 ATP will form and complete breakdown of glucose takes place. It occurs in two steps, one is glycolysis which occurs in cytoplasm and one is Krebs cycle which occurs in mitochondria. Okay student, final products are carbon dioxide, water and 38 ATP of energy. Okay, then we discuss anaerobic respiration. In this process breakdown of glucose occurs in absence of oxygen. Okay, in this process incomplete breakdown occur and less energy will form, so only 2 ATP will be formed and this process occurs in only cytoplasm. Okay, it process occurs in two ways. One is in muscle cell, when during heavy exercise demand of oxygen is greater than supply, then glucose breakdown into lactic acid in our muscle cell, and due to formation of lactic acid we feel muscular cramps. And in yeast cell glucose first break down in pyruvic acid, then in absence of oxygen pyruvic acid convert into ethanol, carbon dioxide and 2 ATP of energy. Okay student, so हमने ये दोनों pathway को discuss किया. Then we discuss about ATP. ATP is energy currency of body. We stored energy in form of ATP. When energy release in process of cellular respiration, we use this energy and from ADP we convert it into ATP, adenosine triphosphate. ओके स्टूडेंट, तो ये सभी हमने आज डिस्कस किया. ओके स्टूडेंट, आई होप सभी पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ प्रोसेस दैट इज सर्कुलेशन. ओके, तब तक इसको पढ़ते रहेंगे. थैंक यू.